हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव और आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक नए चैप्टर यानी अंतिम चैप्टर है ये फिजिक्स का, यानी कि 5वां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, जिसमें मैं आपको इससे संबंधित सवालों को बताऊंगा। इससे पहले मैं सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूं, तो जो विद्यार्थी मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे सवाल जो है आपको मैं बताया उसी में से आएगा, तो आप कंप्लीट ये वीडियो देख लीजिएगा। 6 से 7 वीडियो बना है। अब पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। तो आप समझते हैं 40 ऑब्जेक्टिव आपका तैयारी हो जाएगा। मात्र आपको देखना होगा 3 घंटा, शायद 3 घंटा से भी कम लगेगा आपको। 3 घंटा से कम पढ़कर आपको 40 नंबर कंप्लीट, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए साल भर सरकार देती है आपको, 12 महीना। आपको 3 घंटा बस देखना है, आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस समय देख रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा यदि अच्छे लगे तो। चलिए हम सीधे सवाल की ओर चलते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि गर्म जल हमको प्राप्त करना है और सौर जल समझते हैं ना, सूर्य के गर्मी से जो जल मिलेगा वो सौर जल होता है। तो सूर्य की गर्मी से हमको सौर जल मिलेगा कब? जब सूर्य उगेगा तब ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, धूप वाले दिन तो मिलेगा ही, लेकिन बोल रहा है कि किस दिन नहीं उपयोग कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन में हम लोग कैसे उपयोग करेंगे? मतलब घाटा रहेगा, घाटा बादल छाए रहेंगे, तो हम लोग कैसे सूरज को देख पाएंगे? सूरज को नहीं देख पाएंगे तो पानी गर्म कैसे होगा? यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बाकी सब में यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बादल वाले दिन उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि सूरज दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो 2 का आंसर आपका सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। ये जीव से नहीं तैयार किया जाता है। ठीक है, बाकी सब कुछ इसमें दिया है जो जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 3 का आंसर आपका डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए कम से कम। अधिक से अधिक रहेगा तो चलेगा, तो 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 4 का आंसर। अगला 5वां नंबर सवाल है, निम्न में से कौन बायो गैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। बायोगैस ईंधन का स्रोत तो इसमें सब है, गोबर गैस, कोयला, लकड़ी सब है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। आगे सवाल है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है मतलब जो जीव के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है, वो ईंधन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 का ए हो जाएगा, बायोगैस। याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। कौन नहीं है? बायोगैस। चलिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, अभी अभी हम लोग पढ़े थे। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो देखिए, ये कन्फ्यूजन है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण ये सब है। ये क्वेश्चन भी आपका गलती दिया है गाइड में। तो ये मैं पहले भी बताया है कि ये गाइड में बहुत सारे गलत आंसर देते हैं, उस पर भरोसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी है जीवाश्म ईंधन का। ठीक है, अगला, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस क्या है? तो बायोगैस है। गोबर गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोगैस। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी। बायोगैस का उदाहरण क्या है? गोबर से, गोबरे गैस से ना बायोगैस बनता है।
तो 9 का आंसर ए हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, देखिए ऊर्जा जो होता है कई तरह के होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं, एक अनवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा उसको बोलते हैं जिस ऊर्जा को हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य को समाप्त नहीं कर सकते हैं, उसको यूज करेंगे फिर कल मिल जाएगा। और जो ऊर्जा समाप्त हो जाएगा वो क्या होगा, अनवीकरणीय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए तो 10 नंबर सवाल का आंसर जो हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन होगा, सौर ऊर्जा। तो 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब समाप्त हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, प्रकृति, ये सब समाप्त होने वाले हैं। तो देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो होगा ही नहीं। तो 11 का आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, समाप्त हो जाएंगे। पवन ऊर्जा भी नहीं समाप्त होंगे, पवन ऊर्जा समझते हैं जो हवा चलता है वो तो आज यूज करेंगे फिर कल मिल जाएगा। सौर ऊर्जा तो होगा ही नहीं, विद्युत ऊर्जा तो समाप्त होगा ही नहीं, समझ गए ना। तो ये जीवाश्म ईंधन आपका आंसर हो जाएगा। आगे, एक उत्तम ईंधन है, उत्तम मतलब अच्छा, सुपर, तो इसमें लकड़ी हो जाएगा। तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी जैव गैस हो जाएगा, जैव गैस। ये उत्तम ईंधन है, इसमें धुआं वगैरह नहीं निकलता है। ठीक है ना। आगे, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, नरौरा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, ये बहुत सवाल इस तरह का एक आता ही है। अगला, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था, घास, लकड़ी, बहता जल, पवन। तो लकड़ी था, ऊर्जा का स्रोत लकड़ी ही था। प्राचीन काल मतलब पहले के लोग लकड़ी जलाकर ही इसका इस्तेमाल करते थे अपने लाइफ में, जीवन में। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का समस्या हो कमेंट कीजिए, और नहीं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और भी किसी सब्जेक्ट में समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं क्या है, जीवाश्म ईंधन अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, ऊर्जा का क्या है। ऑप्शन 15 का आंसर हो जाएगा ये आपका बी, अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि ये क्या होता है, समाप्त होने वाला है। अगला, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना है। 16 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन तो गंगा नदी, सतलज, नर्मदा, ये सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन 16 का आंसर आपका हो जाएगा सी, नर्मदा नदी पर होगा। याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा गंगा नदी पर। तो 17 का आंसर ए हो जाएगा। अगला, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन 75% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, जैव गैस में 75% मीथेन मिला होता है। ठीक है, पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को, याद रखिएगा, भारत नहीं मार दीजिएगा, समझ गए ना, डेनमार्क होगा। चलिए, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। देखिए, भारत जो है पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करता है, लेकिन औरों देशों की तुलना में 5वां स्थान पर है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के, टरबाइन जो पवन हवा द्वारा जो नाचता है ना, वो बड़का सा एक लगा रहता है हाइट पर, वो पंखी जैसा लगा रहता है। ठीक है ना, उसको टरबाइन बोलते हैं। तो उसको चलने के लिए कम से कम कितना हवा का स्पीड होना चाहिए, मतलब कितना तेजी से कम चलना चाहिए हवा को, तो वो हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होना चाहिए। इससे कम होगा तो वो नाचबे नहीं करेगा,
तो चलवे नहीं करेगा। तो 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा। इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे इस तरह का सवाल। 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? 2 हेक्टेयर चाहिए कम से कम 1 मेगावाट के लिए, समझ गए ना। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल को परिरेखा पर सूर्य की किरणों को लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या बोलते हैं? तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा सौर स्थिरांक। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा का, चांदी का, तांबा का, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। 24 का आंसर डी हो जाएगा। सौर सेल सिलिकॉन उपयोग होता है। सौर लाइट का जो ऊपर वाला भाग होता है वो सिलिकॉन का होता है, जिससे हम लोग सौर सेल तैयार करते हैं, बैटरी तैयार करते हैं। ठीक है, आगे। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑफ टीरो में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है? तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा ए, सौर सेल का यूज होता है। आगे, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करते हैं? बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करते हैं? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दिश धारा। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा में हम लोग करते हैं। किसके? बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन। बांध के पास हम लोग टरबाइन लगा देते हैं, जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होता है समुद्र के किनारे, तो उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं। कभी, क्योंकि वो समुद्र पर कभी कभी बहुत तेजी से एकाएक उठने लगता है। ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होता है। तो कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 20 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। दोस्तों, ये हम लोग का अंतिम चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि समस्या का समाधान हो। और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, सवाल नंबर 28 है। भौमिकीय परिवर्तन के कारण भूपर्पटी की गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों ऊपर धकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तप्त स्थल, क्योंकि गर्म हो जाता है वहाँ का स्थान, इसीलिए तप्त स्थल कहते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय संलयन बोलते हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर, याद रखिएगा। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में स्थित है। अगला, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप राजस्थान, राणा प्रताप राजस्थान, रा ठीक है, राजस्थान। कल्पक्कम तमिलनाडु। अब उधर हो गया तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, आगे। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 34 का आंसर हो जाएगा सी आपका, गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 35 का आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय मतलब जो समाप्त नहीं हो सकता है। तो जय, मात्रा, पेट्रोलियम, कोयला, इनमें से कोई नहीं होगा, ये सब समाप्त होने वाला है, यानी 36 का आंसर डी हो जाएगा। 37, उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है?
उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 37 का आंसर कोयला हो जाए, सॉरी कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम बायो है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, लकड़ी उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। अगला, कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है? तो हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी, प्राकृतिक गैस। स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, धुआं उत्पन्न नहीं होता है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत का मतलब नवीकरणीय होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा जय मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका 39 का ए हो जाएगा जय मात्रा, यानी कि बायोमास। कौन ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? 40 का आंसर हो जाएगा बी, आपका पवन ऊर्जा। ये कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, मतलब सूर्य से जो उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये पवन ऊर्जा है। पवन का अलग ऊर्जा होता है। चलिए, कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? अनवीकरणीय प्राकृतिक कोयला, पेट्रोलियम सब है, लेकिन बायोगैस नहीं है, ये नवीकरणीय है। चलिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, ग्रह होता है, चंद्रमा, कोयला होता है। तो ये हो जाएगा सूर्य, 42 का सी। सभी जीव के लिए सूर्य की ऊर्जा ज़रूरत है। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किसमें? प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी, विद्युत ऊर्जा में हम लोग रूपांतरित करते हैं, बदलते हैं। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश चाहिए, इसके बिना अधूरा है। अनवीकरणीय ऊर्जा है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। कोयला से प्राप्त ऊर्जा 46 का सी आंसर हो जाएगा। ये समाप्त हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत बताइए, कोयला तथा पेट्रोलियम। जय मात्रा पेट्रोलियम है, जय नहीं है। गोबर गैस है, जय नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपका सी। उत्तम ऊर्जा का स्रोत है 48 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें ये सभी गुण हो, ये सारा गुण होगा। जैसे जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, रखने में आसान हो, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जो सरलता से मिल जाए, ये सब गुण वाले क्या होते हैं? उत्तम होते हैं। चलिए, ईंधन है, इसमें से कौन ईंधन है? सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें से सभी तो है, ये है, सब ईंधन है। लास्ट सवाल आपका है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला। तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये आपका अंतिम सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अब हम लोग अगले बुक में, यानी कि रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।